हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट थर्ड के समाजशास्त्र के अपने सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके समक्ष जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ वो है स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, अर्थात संरचना एवं एजेंसी। तो बच्चों, टॉपिक को शुरू करते हैं। संरचना और एजेंसी पर चर्चा करने से पहले हमें इसके अर्थ पर प्रकाश डालना पड़ेगा। चलिए समझते हैं संरचना और एजेंसी का अर्थ क्या है। तो इस संबंध में स्थापित जो सिद्धांत हैं, समकालीन जो सिद्धांत हैं, उन पर आधारित विचारों को हमें समझने से पहले इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। और इस संदर्भ में देखिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में संरचना की अवधारणा का उपयोग उन नियमों, उनके स्रोतों के व्यवस्थित प्रतिमान के रूप में किया जाता है जिनसे मानवीय क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण होता है तथा जो समय और स्थान के परिवर्तन से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक नियम इसी तरह के प्रतिमान हैं। इस दृष्टिकोण से संरचना को सामाजिक नियमों तथा उनके स्रोतों की एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया संरचना। अब देखते हैं एजेंसी। एजेंसी शब्द जो है, इसका प्रयोग व्यक्तिकर्ताओं की उन क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो उनकी परिस्थिति संबंधी एवं अनुभव पर आधारित चेतना से संबंधित होती हैं। इस अर्थ में एजेंसी कर्ताओं की सामूहिक शक्ति का बोध कराने वाली दशा है। एजेंसी क्या है? कर्ताओं की सामूहिक शक्ति का बोध कराने वाली दशा है। ठीक है। व्यक्तिकर्ताओं के सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रणालियों को समाजशास्त्र की भाषा में सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थात सोशल सिस्टम कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति विभिन्न संरचनाओं से ही होती है। संरचना जिस प्रक्रिया के द्वारा एक विशेष व्यवस्था को जन्म देती है उसे हम संरचनाकरण कहते हैं। ठीक है। मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। संरचना जिस प्रक्रिया के द्वारा एक विशेष व्यवस्था को जन्म देती है उसे हम संरचनाकरण कहते हैं। इस आधार पर संरचनाकरण की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्तियों के क्रियाकलाप एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों से जुड़े रहते हैं तथा साथ ही कुछ दशाओं में संरचना की प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार संरचनाकरण को कर्ताओं की क्रियाओं तथा संरचना को एक दूसरे से जोड़ने वाली अथवा कर्ताओं और संरचना के विभेद को कम करने वाली एक कड़ी कहा जा सकता है। इस अर्थ में संरचनाकरण की प्रकृति गतिशील मानी जाती है। अब देखिए, प्रस्तुत संदर्भ में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि कर्ताओं की क्रियाओं को एजेंसी शब्द के द्वारा संबोधित क्यों किया गया। शाब्दिक रूप से एजेंसी का अर्थ है एक माध्यम, एक अभिकरण, एक साधन, एक वाहक। इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। एजेंसी का अर्थ क्या बताया है? माध्यम, अभिकरण या वाहक। व्यवहारिक रूप से मानव ही अपनी क्रियाओं द्वारा समाज का निर्माण करते हैं तथा उसका रूपांतरण भी करते हैं। गिडेंस ने इस दशा को क्रियाओं की प्रतिवर्ती प्रबंधन नाम से संबोधित किया है। ठीक है। प्रतिवर्ती प्रबंधन का संबंध कर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं की प्रकृति तथा उनसे संबंधित संदर्भों का संचालन करने की योग्यता से है। वास्तव में समुचित प्रबंधन ही किसी एजेंसी या अभिकरण की मुख्य विशेषता होती है। अभिकरणों के द्वारा ही कुछ विशेष क्रियाओं या प्रयत्नों की सफलताओं का तार्किक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। एक मानव प्राणी के रूप में तभी कर्ता
सभी कर्ता यही काम करते हैं। अपनी विभिन्न क्रियाओं के लिए कुछ दशाओं से प्रेरित होते हैं, विभिन्न जानकारियों से अपने अनुभव और ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तथा अपनी क्रियाओं को इस तरह तार्किक बनाने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनका दूसरों की प्रत्याशाओं के संदर्भ में संचालन किया जा सके। इसी अर्थ में क्रिया करने वाले चेतनकर्ताओं को हम क्या कहते हैं? हम चेतनकर्ताओं को एजेंसी कहते हैं। ठीक है, गिडिंस ने इन्हीं चेतनकर्ताओं को एजेंसी शब्द से संबोधित किया है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया संरचना और एजेंसी का अर्थ क्या है। संरचना तथा एजेंसी पर जो परंपरात्मक दृष्टिकोण है, अब थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं। संरचना तथा एजेंसी में किसका स्थान अधिक महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का संबंध उन दशाओं को स्पष्ट करने से है कि हमारे सामाजिक विश्व का निर्माण किन दशाओं से होता है। ठीक है, सामाजिक जीवन का कारण तथा परिणाम क्या है, अथवा यह कि व्यक्तियों के व्यवहारों का निर्धारण सामाजिक संरचनाओं से होता है या सामाजिक संरचनाएं मानवीय एजेंसियों के व्यवहार से प्रभावित होती हैं। तो बच्चों, अब इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समाजशास्त्र के संस्थापित संप्रदाय से संबंधित संरचनात्मक प्रकार्यवादी इमाइल दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि वे समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संरचना तथा संस्तरण आवश्यक आधार मानते हैं। इससे भिन्न विचार देते हुए कार्ल मार्क्स ने माना कि समाज में अधिकांश लोगों के जीवन पर सामाजिक संरचना का प्रभाव हानिकारक होता है। इन दोनों ही विचारकों ने सामाजिक संरचना को अनेक भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं से संबंधित मानते हुए इनके विभिन्न प्रभावों की विवेचना की है। इनके अतिरिक्त शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित जिन दूसरे विचारकों ने सामाजिक संरचना को तुलनात्मक रूप से व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण माना है, उनका तर्क था कि सामाजिक जीवन की विवेचना केवल व्यक्तियों की समग्रता के रूप में नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में दुर्खीम ने सामूहिकता की चेतना की चर्चा की थी, जिसका विकास सामाजिक संरचना की प्रकृति के अनुसार ही होता है। सामाजिक संरचना की प्राथमिकता को स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्र में समष्टिवाद, होलिज्म जैसे दृष्टिकोण का भी विकास हुआ है, जिसकी यह मान्यता है कि व्यक्तिक कर्ताओं का सामाजिकरण कुछ ऐसी संरचनाओं तथा संस्थाओं के द्वारा होता है जो व्यक्तियों की क्रियाओं, क्षमताओं और मनोवृत्तियों का निर्माण करती हैं। दूसरी ओर अध्ययन की एक पद्धति के रूप में व्यक्तिवाद ने इस विचार पर अधिक बल दिया है। व्यक्तिक कर्ता सामाजिक व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है तथा सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करते हुए व्यक्तियों की गतिविधियों का परिणाम होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया सामाजिक संरचना पर परंपरात्मक दृष्टिकोण। अब बहुत थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस करती हूँ। संरचना तथा एजेंसी से संबंधित उपर्युक्त दोनों विचार समाजशास्त्र के लघु तथा बृहतोपागम हैं, उन्हीं पर आधारित हैं। संरचनात्मक प्रकारवादियों के विचार बृहतोपागम में संबंधित हैं तथा इसके द्वारा समाज को इसके व्यापक रूप में देखने पर बल दिया जाता है। लघु स्तर पर का उपागम इस मान्यता को अधिक महत्व देता है कि व्यक्तियों के दैनिक जीवन और क्रियाओं के आधार पर ही समाज को समझा जा सकता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय के रूप में अनेक आधुनिक सिद्धांतकार ये मानने लगे हैं कि संरचना तथा एजेंसी एक दूसरे की पूरक दशाएं हैं। एक ओर संरचना मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करती है तो दूसरी ओर व्यक्तियों में अपनी उस संरचना को बदलने की क्षमता भी होती है जिससे उनका जीवन व्यतीत होता है। इसका तात्पर्य है कि संरचना तथा एजेंसी के संबंध को समझने के लिए इससे संबंधित लघु तथा बृहत दृष्टिकोण के बीच एकीकरण की दशा को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
कल हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है गिडेन्स का संरचनाकरण सिद्धांत क्या है। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।